हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन फिजिकल केमिस्ट्री। बात करेंगे जेई मेंस की एज वेल एज जेई एडवांस की। वैसे किसी भी एग्ज़ाम में कितना आप स्कोर करते हो ये किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक ही वीडियो में उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। तो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली हमारा डिस्कशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लाया हूँ कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है कि चाहे कोई कॉन्सेप्ट कितना भी टफ क्यों ना हो, अगर हम इसे बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस में अगर हम पढ़ें तो जो टिपिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। बहुत बार ऐसा मैंने क्लासेस में देखा हुआ है कि अगर एक कॉन्सेप्ट टफ है, बट अगर उस पर बहुत छोटी 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 प्रॉब्लम्स अगर हम बनाएं तो वो टफ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो जाता है। जैसा आपने मेरी क्लासेस में देखा होगा, कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको करवाता हूँ उनमें अराउंड 5 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, इवन 15 पार्ट्स तक भी होते हैं। तो अगर आप इस तरह से ब्रेक करते हो तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है, दो वो टफ होता है बट वो बहुत आसान हमें दिखने लगता है। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली सीक्वेंस की बात करेंगे। उसके अलावा मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी आपको बताऊंगा, उनका जेई एडवांस्ड में कितना वेटेज है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि जेई एडवांस्ड और जेई मेंस के सिलेबस में है। तो ये एक टेबल आपके सामने है। दो फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, चैप्टर्स को कवर करते जाओगे, मेरा मानना है कि आपको ये टेबल उतनी ही छोटी दिखने लगेगी। फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अब मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल 14 चैप्टर्स हम देख पा रहे हैं। हाँ, वैसे आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर उसमें तो केवल 11 चैप्टर्स ही है, बट यहाँ पर 14 क्यों है? क्योंकि कुछ चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। जैसे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री ये एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ये भी एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी है वो केमिस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई एडवांस के सिलेबस में है, तो उसको भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सबसे पहले अब ये सीक्वेंस जो आप देख रहे हो, हमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को आई थिंक इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अगर बात करें मोल कॉन्सेप्ट एंड गैस स्टेट, पहले दो चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों बेसिक चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। हर एक चैप्टर में ये दोनों चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। यानी मोल कॉन्सेप्ट हो गया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन हो गई, ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो मेरा मानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो इन दो चैप्टर्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। दो, गैस स्टेट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है जो कि बाकी चैप्टर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो इनिशियल पार्ट है गैस स्टेट का, जिसमें हम मेनली आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो जो इक्वेशन है वो हर चैप्टर में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो है मोल कॉन्सेप्ट और गैस स्टेट। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। दो मैंने इसको थर्ड पॉइंट पर रखा हुआ है, बट ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है जो कि हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी सीक्वेंस में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अच्छी खासी फिजिक्स यूज़ होती है, मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यूज़ होती है। तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है इनिशियली, लेकिन जब आप फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ लेते हो तो यही चैप्टर आसान लगने लगता है। हाँ, लेकिन ये चैप्टर मैंने थर्ड पर रखा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हो, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो उसमें अच्छा खासा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अगेन ये जो चैप्टर है इसमें मोल कॉन्सेप्ट तो यूज़ होता ही है, बट इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। तो उसके बाद अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देन अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है।
ठीक है, थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ था, अदरवाइज़ ये इंडिपेंडेंट है। अगेन इस चैप्टर को हम किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, इसको और नीचे भी किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बट 12th केमिस्ट्री में है ये चैप्टर, तो मोस्टली इसे 12th में ही हम कवर करते हैं। देन उसके बाद जो चैप्टर्स की सीक्वेंस है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरा मानना है कि इन चैप्टर्स को हमें इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद के काइनेटिक्स में, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हर जगह यूज़ होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें इन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इवन थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी यूज़ होते हैं, तो उनको भी उनमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद काइनेटिक्स एंड देन इक्विलिब्रियम। अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स में अच्छी खासी थर्मोडायनेमिक्स भी यूज़ होती है। इन दोनों चैप्टर्स में अच्छा खासा आयनिक वाला पार्ट भी यूज़ होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिकॉज़ ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इन चैप्टर की सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि समटाइम्स ड्यू टू एनी रीज़न किसी एक चैप्टर को मिस कर देते हैं। चाहे वो इलनेस हो या स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके कारण उनका छूट जाता है। तो फिर उनका एक डाउट रहता है कि सर मेरा ये चैप्टर तो नहीं हुआ है, तो क्या मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ? तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिनको ये पता हो, जिनको ये जानना होता है कि कौन-सा चैप्टर पढ़ने से पहले किसकी ज़रूरत है, तो ये इस वीडियो में हमें पता चलता है। तो ये एक सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस, जिसके थ्रू हम करें, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे से ऐसे टफ क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हो। ऑब्वियसली ये इस पे भी मैटर करेगा कि हम उस चैप्टर में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। उस हर एक चैप्टर में भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और फिर एक टफ लेवल तक जाते हैं। तो हर एक चैप्टर को भी हमें ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। टफ नहीं है, बट अगर हम प्रॉपर सीक्वेंस में करें तो हम आसानी से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूँगा कि देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो थियोरेटिकल तो है ही है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो आती हैं, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी यूज़ होती है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ-साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आप करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओवर द ईयर्स अगेन मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमसे नहीं होते। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार शायद ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम उसके थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे आंसर्स नहीं आते। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे आंसर्स नहीं आते तो हमें डाउट होता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, या कैलकुलेशन कैलकुलेशन पे हम सोचते नहीं है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चंस की हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट्स मेरे से डाउट्स पूछते हैं उनमें से रफली 50% क्वेश्चन उनके इसलिए नहीं हो रहते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आपको ये नंबर बड़ा लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 50% में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक की होती है, मल्टीप्लाई गलत किया होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो ये डेफिनेटली सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए। खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन स्पीड जो है वो अच्छी खासी हमारी होनी चाहिए। इवन केमिकल काइनेटिक्स में, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये यूज़ होते हैं, तो उसका भी हमें एक नॉलेज होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन करें। अगर आपको लग रहा है कि मैथमेटिकल स्पीड कम है तो उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टेबल में अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एक और कॉलम है जिसमें लिखा हुआ एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ईयर इन जेई एडवांस्ड। यानी पर ईयर जो जेई का पेपर होता है, आपने शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, एवरेज देखा जाए तो दो एवरेज पर पेपर 18 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। जेई एडवांस में दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में भी केमिस्ट्री में अराउंड 18 क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स 19 भी हो जाते हैं, वो फिक्स नहीं है, बट एवरेज अगर हम देखें तो 18 क्वेश्चंस होते हैं पेपर वन में भी, पेपर टू में भी। यानी टोटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कंसिडर करें तो टोटल 36 के अराउंड क्वेश्चंस
केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं दोनों पेपर को मिला के। उनमें से आउट ऑफ 36 क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो एक एवरेज डेटा मैंने आपको यहाँ दिया। ये जो एवरेज मैंने निकाला है वो 2016 से 21 तक के ईयर्स के पेपर्स को कंसिडर किया है, जिससे अगेन आप ये देख सकते हो कि जेईई में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं। हाँ, बट ये कहना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत होगा। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी चैप्टर से जेईई में क्वेश्चन नहीं आया तो किसी और साल उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, यानी किसी ईयर इवन 0 क्वेश्चन भी है तो किसी ईयर इवन यानी 3 क्वेश्चन भी एक पेपर में पूछे गए हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ते वक्त हमारे माइंड में ही होना चाहिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इससे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या लगता है आपको किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थर्मोडायनेमिक्स से, यानी पर ईयर एवरेज 2 क्वेश्चन तो आए हैं, कभी कभी 3 भी आए हैं, 4 भी आए हैं, कभी 1 भी आया है, ऐसा भी है। इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं कहूँगा कि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मल्टीपल क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए उसका भी वेटेज ज़्यादा है। लिक्विड सॉल्यूशन 1.33 अगर देखा जाए तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। बाकी सभी चैप्टर्स में हम देखें तो काइनेटिक्स अगेन 1.5, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये वेटेज आप लोगों के सामने है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसको भी माइंड में रखना चाहिए, बट ये जो वेटेज यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ये कोई बहुत ज़्यादा आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार इस चैप्टर को तो छोड़ देता हूँ, इससे तो क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है कि इससे तो क्वेश्चन कम आते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, कम टाइम में ये चैप्टर कवर हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स से इसका वेटेज ज़्यादा है, बट इसको ज़्यादा टाइम भी आपको देना पड़ता है, लेंथी चैप्टर है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगेन हमें दोनों एंगल देखना पड़ेगा कि हम कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं और उसके बाद उससे किस तरह के क्वेश्चंस आए। तो हमें सारे चैप्टर्स को कवर करना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, वो बेसिकली इसी पर है कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। इंडिपेंडेंट टॉपिक मेंशन करने से पीछे मेरा पर्पज़ क्या था कि इन चैप्टर्स को आप कभी भी पढ़ सकते हो, ये एक दूसरे ये रिलेटेड नहीं है, तो इनको आप पहले या बाद में स्टडी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम और बहुत सारी बातें करेंगे छोटे छोटे वीडियो में कि किस तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री में और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।